अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये हमारे एमडीकेट का 14 नंबर लेक्चर है। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे जो चैप्टर नंबर 4 है उसको कंप्लीट करें। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द एक फील्ड है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और अर्थ अपने फील्ड के जरिए से हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे अगेंस्ट द फील्ड, तो फिर उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होगी। तो हम यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाऊं, सो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूं। वर्क क्या है? वो एनर्जी है, और वो एनर्जी इस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको आप कहते हैं व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये हमारे पास क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है। अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो एक ऑब्जेक्ट है और वो यहां पर ग्राउंड पे पड़ा है, और आप इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के सरफेस से, दिस इज द सरफेस, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, इसका मास है m। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m, और इस ऑब्जेक्ट को मैं सरफेस ऑफ अर्थ से उठाता हूं और इस पॉइंट पे ले जाता हूं, विच इज हाइट h, विच इज हाइट h, और ये ब्लॉक इस पॉइंट पे आ गया। Now this block is present at this point. For example, पहले ये जिस पॉइंट पे पड़ा था ये A पॉइंट था, अब ये जिस पॉइंट पे चला गया वो B पॉइंट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है? वो तो नीचे की तरफ है, और मैंने इसमें जो फोर्स अप्लाई किया वो किस तरफ है? अप्लाइड फोर्स। वो जो अप्लाइड फोर्स है वो तो ऊपर के डायरेक्शन में है। तो अब इसमें जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो मेरा अप्लाइड फोर्स इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मैं इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस दौरान ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने इस पे जो वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको कहते हैं व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वही वर्क, वही एनर्जी जो मैंने इसको सप्लाई की वो इसमें स्टोर हो गई एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और वही वर्क, वही एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके बराबर है? ये वर्क डन के बराबर है। और वर्क डन किसके बराबर थे? Fs। लेकिन यहां पर F किसके बराबर है? ये W वेट, और S किसके बराबर है? H। तो W बराबर है mgh। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू mgh। यहां पर मैंने पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि मैंने वो फोर्स लिया है जो मैंने इस पे अप्लाई किया है। तो जब मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूं, मैं इस पे जो वर्क कर रहा हूं वो पॉजिटिव है, लेकिन इस दौरान ग्रेविटी इस पे जो वर्क कर रही है वो नेगेटिव है। तो इफ आई एम टेकिंग द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, आई विल पुट द नेगेटिव साइन हियर। अगर मैं वो वर्क ले लूं जो मैं इस पे कर रहा हूं, तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, देन आई विल पुट व्हाट? द पॉजिटिव साइन।
तो यहां पर मैं इतना फोर्स अप्लाई करूंगा जो इसके वेट के बराबर हो। तो इससे यह पता चलता है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, आपका इंडिकेट यहां से क्लियर होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। सेकंड, और ये पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट पे डिपेंड करती है। जी तो यहां पर कांस्टेंट है, वो तो 9.8 है, ग्रेविटी है, फोर्स पर यूनिट मास। तो इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन ये वाला इक्वेशन आप तब यूज करेंगे, रिमेंबर, ये वाला इक्वेशन आप तब यूज करेंगे, इसके लिए कंडीशन है कि ये h क्या हो, वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट जब इतना ज्यादा ना हो तो फिर आप ये इक्वेशन यूज कर सकते, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में तीन चीजें हैं, m है, h है और पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें दो गिवन होंगे, एक आपको मालूम करना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो भी हो सकती है और ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करती है पॉजिटिव कब होगी या जीरो कब होगी। रेफरेंस पॉइंट की बात करते, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए पॉइंट के लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, ये तो सरफेस पे, या मैं कहता हूं इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू माय हैंड क्या है, जीरो। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से के लिहाज से देखूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मार्कर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो फिर mgh के बराबर होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब ये फील्ड से निकल जाए। लेकिन जब तक ये ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा नेगेटिव होगी, ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। कब, हमेशा ये नेगेटिव होगी। कब, ये हमेशा आपके पास नेगेटिव होगी। कब, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, इनसाइड ग्रेविटेशनल व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये हमेशा क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप फील्ड से निकल गए तो फिर ये जीरो, जीरो क्या है, पॉजिटिव है। तो इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज व्हाट, ए नेगेटिव नंबर। तो पॉइंट को समझने की कोशिश करें, पॉइंट को समझने की कोशिश करें। किसी ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, सुने, पॉइंट बी नोटेड, मैंने ये कहा कि पोटेंशियल एनर्जी का मास के साथ क्या है, एक ऑब्जेक्ट के मास के साथ डायरेक्ट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपके रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। रेफरेंस पॉइंट के आपका हाइट आप किस पॉइंट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को एलिबोरेट करते हैं, ये एक टेबल है, सही है, ये एक टेबल है और ये टेबल का जो हाइट है वो 0.5 मीटर है। दिस इज द हाइट ऑफ द टेबल और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। कोई कहते हैं आपको व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ टेबल। तो सरफेस ऑफ टेबल Fs, इसके लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन ग्राउंड के लिहाज से क्या है, ग्राउंड के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सरफेस ऑफ टेबल के लिहाज से एस डॉट टी का मतलब है सरफेस ऑफ टेबल, और ग्राउंड के लिहाज से क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी, mgh होगी। ये h यहां पर क्या लेंगे, इट शुड बी द हाइट ऑफ व्हाट, इट शुड बी द हाइट ऑफ द टेबल। और
फोर्थ नंबर पॉइंट इसको सीखने की कोशिश करें, ये बड़ा जरूरी पॉइंट था। फोर्थ नंबर पॉइंट ये सुने कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड फॉर व्हाट, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड, इसको हम क्या मतलब है, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है फील्ड के अंदर स्टोर होती है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो फिर आप पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उसको उस फील्ड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फील्ड कंजर्वेटिव है तो फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा। सो इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी स्टोर इनसाइड ए कंजर्वेटिव फील्ड। अगर फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है तो फिर तो आप उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते उस फील्ड के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, it can be defined, it can be stored when the field is conservative, when the force is conservative. कभी कभार आपको एक क्वेश्चन देते हैं और फिफ्थ नंबर पॉइंट, क्या पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्या मतलब, क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, दोनों का मास सेम है m और इसका मास भी है m, ये भी 10 किलोग्राम है, ये भी 10 किलोग्राम है। एक बंदा आ गया, उसने इस ब्लॉक को उठाया इस हाइट से, अप टू सेम हाइट, इसने इसको उठाया 2 सेकंड में, इस पर्सन ने इस ब्लॉक को उठाया अप टू सेम हाइट, दोनों के मास सेम है और सेम हाइट तक आप उसको ले गए, लेकिन इसने ये काम किया 2 सेकंड में, इसने ये काम किया 10 सेकंड में। किसने वर्क ज्यादा किया? किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? किस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? दोनों का मास सेम है, हाइट सेम है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर सेम, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी सेम स्टोर होगी। हाँ, अगर एक का ब्लॉक ज्यादा है दूसरा तो फिर सही है, एक का मास ज्यादा है दूसरे का कम है, तो फिर जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी और जिसका मास कम है उसमें एनर्जी कम स्टोर होगी। इट्स ए सिंपल आइडिया, डायरेक्ट रिलेशन है। कभी कभार आपको इस तरह एक क्वेश्चन देते हैं, स्टेयर्स के बारे में क्वेश्चन देते हैं, ये ग्राउंड है और यहां से ये एक स्टेयर्स आपके पास जाते हैं, ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स आपको देते हैं। क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां पर जो नंबर ऑफ स्टेयर्स है ना, नंबर ऑफ स्टेयर इन, ये 50 है नंबर ऑफ स्टेयर, और एक स्टेयर की जो हाइट है, एक स्टेयर की जो हाइट है, स्टेयर हाइट ऑफ ईच स्टेयर, फॉर एग्जांपल वो कितना है, वो है आपके पास कितना है 0.01 मीटर, ये एक स्टेयर की हाइट है। और यहां से आप एक लोड को उठाते हैं और वो लोड कितना है, फॉर एग्जांपल लोड इज इक्वल टू वेट, और वो लोड जो है वो कितना है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये 60 न्यूटन है। एक बंदा है और वो सीढ़ियों पे एक लोड को उठाता है और वो लोड कितना है अपने सर पे उठाता है, एक बोरी है, एक लोड है, और वो सीढ़ियों पे चढ़ता है और एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 0.01 मीटर है और कितने स्टेज है 50 है। तो ये बताया कि इसने कितना वर्क किया है। तो फिर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हम यूज करेंगे यहां पर एन डब्ल्यू एच। ये डब्ल्यू क्या है, ये लोड है, और एच क्या है, इट इज द हाइट ऑफ ईच स्टेयर। अब अगर यहां पर बिल्डिंग का पूरा हाइट गिवन है
तो फिर आप बिल्डिंग का पूरा हाइट भी पूरा पुट कर सकते हैं, वो आसान है। लेकिन here in show, small in show number of stair. H is the height of each stair. W is the load, is the weight. इसको आप मजीद इस तरह भी पुट कर सकते हैं, इन MGH, इस तरह भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं इस तरह। तो फिर आप इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किस्सा लंबा था लेकिन आपके पास क्या था, इजी था। पॉइंट हमें समझ आ गई, थोड़े थोड़े हमें समझ आ रही। थोड़े बहुत हमें समझ आ रही है इस चीज की। अच्छा, अब सुनिए, अब मजीद आगे सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन आप तब यूज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ये MGH, ये वाला इक्वेशन तो आप तब यूज कर सकते हैं जब H क्या हो, वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह आ गया, सिचुएशन कुछ इस तरह आ गया, आपको इस तरह कहते हैं कि एक ब्लॉक है और वो ग्राउंड पे पड़ा है, इसका मास है M, और आप इसको इतना ऊपर ले जाते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं कि वहां पर ग्रेविटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है, अप टू पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाते हैं और आप इसको इतना ऊपर ले जाते हैं कि वहां पर जो ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है तकरीबन, यानी आप उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालते हैं। तो फिर ये MGH वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, नो, जिसको इस टॉपिक को फिर आप कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट मास, इस तरह भी दें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट को आप सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के उसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालते हैं, तो आपने इस पे जितना वर्क किया है वही वर्क किसके बराबर थे? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थे। और फिर इसके लिए आप जो इक्वेशन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, वो U है, और ये U बराबर होते हैं GME MO डिवाइड बाय R। इसके साथ मैं माइनस साइन लिखता हूं, क्योंकि जब तक आप फील्ड के अंदर है तो आपकी एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये है यहां पर G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ME मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। तो G यहां पर कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, और ऑब्जेक्ट का मास आपको पता है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये सारी कैलकुलेशन पुट की, सारी वैल्यूज पुट की, और आपके पास आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया -5000 जॉल, या फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हम कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, हम कितनी एनर्जी। तो अगर आप इसको प्लस 500 सॉरी, या मैं खैर 5000 कर देता हूं, अगर आप इसको 5000 एनर्जी प्लस 5000 यानी प्लस 5000 जॉल एनर्जी सप्लाई करें, तो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा। ये मार्कर है, इस मार्कर को अर्थ के फील्ड से निकालना आसान है क्योंकि इसका मास कम है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए, इस जिस ब्लॉक को आप अर्थ के फील्ड से निकाल रहे हैं उसके साथ क्या है? डायरेक्ट है।
तो अगर छोटा मास है उसको बाहर निकालना आसान होगा, उसके लिए एनर्जी कम दरकार है। लेकिन अगर बड़ा मास है उसको अर्थ के फील्ड से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब ये एक छोटा मास है फॉर एग्जांपल, तो इसको निकालने के लिए हम कितनी एनर्जी देंगे? +5000। लेकिन जब ये अर्थ पे पड़ा हुआ है तो इसके पास एनर्जी कितनी है? -5000। ये बाउंड एनर्जी है, इट इज इनसाइड द फील्ड। इस पे अर्थ का इतना कर्जा है, अगर आप इसको ये कर्जा दे दे प्लस के शेप में, इट विल एस्केप, ये अर्थ के फील्ड से एस्केप हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालना। उसके लिए आप जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं, जितना वर्क करते हैं, वही वर्क कहलाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The amount of burden by taking an object from the surface of Earth to the point of infinity is called absolute gravitational potential energy. और ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। हम सब अर्थ पे हैं, हम सब की एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। अगर आप अर्थ से निकलना चाहते हैं, सो यू हैव टू गेट सम पॉजिटिव एनर्जी। तो इस एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मास के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट के मास के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर मैं इस एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिवाइड करूं, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हिच इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय R, which is the energy per unit mass. इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक होते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक दूसरा आपके पास है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास, यानी जिस ब्लॉक को आपने बाहर निकाला है उस पर आपने कितनी मेहनत की है, कितना वर्क किया है, कितनी एनर्जी सप्लाई की है, अगर उसी एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिवाइड करे, यू विल गेट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय V। और ये V जो बराबर होते हैं V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये बराबर होते हैं -GME which is only depend upon the mass of the planet, the mass of the earth। हम यहां पर अर्थ की बात कर रहे हैं, it only depend upon mass of the earth, the radius of the earth, gravitational constant। और इस चीज का यूनिट क्या होगा? जाहिर बात है इसका यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम होगा। और ये जो V होगा ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ M। ये स्मॉल मास पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। इट्स ओनली द मैटर ऑफ लोकेशन, it's the property of location, it's the property of what? Location, it's the property of location। यहां पर मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूं कि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप इसके साथ एस्केप वेलोसिटी जरूर पढ़ें। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन देता हूं, समझाता हूं आपको। ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, और आप इसको इतना ऊपर ले गए, इतना ऊपर ले गए, यानी h किसके बराबर हो गया? डबल ऑफ रेडियस के बराबर हो गया। तो फिर बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी स्टोर होगी। अब एक ऑब्जेक्ट को, यू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट व्हिच इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन ए mgr, बी ऑप्शन 2/3
mgr, C option 3/2 mgr, D option 2/5 mgr. क्वेश्चन क्या है? You take an object from the surface of Earth to a point to a height which is equal to double of the radius. What is the potential energy of this body? जिसको मैं खैर लिख भी लूंगा, लेकिन आप मुझे इसका आंसर बताएं। तो अगर आप इसके लिए ये वाले इक्वेशन यूज करते हैं, बिल्कुल ये यूज कर सकते हैं, -GME MO डिवाइड बाई R, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो ट्रिक है इस टाइप के एमसीक्यूज के लिए, जब HR के बराबर हो, जब H2R के बराबर हो, जब H3R के बराबर हो, हाइट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, फिर इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है। तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का ये है, दैट इज mgh 1 प्लस h/r, 1 प्लस h/r। h/r यहां पर h कितना है? शाबाश, h कितना है? h है किसके बराबर है? mg। h किसके बराबर है? 2r। यहां पर 1 प्लस h किसके बराबर है? 2r डिवाइड बाई r। तो ये r के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास, नीचे क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा 2mgr और नीचे आएगा 1 प्लस 2। r तो कैंसिल हो गया, ये r तो कैंसिल हो गया। h को पुट करेंगे 2r के बराबर, लिखा है कि h किसके बराबर है? 2r के बराबर है। तो आपके पास क्या आएगा? शाबाश, 2/3 mgr। दिस इज द इजी ट्रिक। बस सिर्फ ये 2/3, मतलब अगर ये इक्वेशन लिखा है, टर्म आप h भी लिखा है, खैर है, कोई मसला नहीं है। आप ये वाला टर्म 2/3 के क्या आते हैं ना, ये वाला टर्म आप याद रखें। तो अगर h 2r के बराबर है तो आगे आएगा 2/3। अगर h 3r के बराबर है तो फिर आप इधर आएगा 1 प्लस 3r डिवाइड बाई, तो फिर 2/4 आएगा, यानी 1/2 आएगा आपके पास। So the correct option is what? That is 2/3 mgr. लेकिन ये वाला ट्रिक आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास क्या है? h क्या हो? कंपेरेबल टू व्हाट? h आपके पास क्या हो? कंपेरेबल टू व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ। h r के बराबर है या 2r के बराबर है या 3r के बराबर है, देन यू कैन यूज दिस। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। एक ब्लॉक है, उसका मास m है, और आप उसको इतना ऊपर ले गए कि वो हाइट अर्थ के रेडियस के डबल के बराबर, उसके डबल के बराबर, यानी 2r के बराबर हो गया। h इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। फिर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वर्क को। वर्क को तो हमने पढ़ा है, सॉरी। अब हम पढ़ते हैं पावर। हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मैकेनिकल पावर। पावर, व्हाट इज पावर? पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह को हम क्या कहते हैं? वर्क पावर कहते हैं। यानी आप ये काम करते हैं कितने टाइम में, ये काम करो जल्दी। इट क्रिएट द सेंस ऑफ व्हाट? पावर। तो पावर हमारे पास P is equal to what? Del W divided by what? Delta T. Rate of doing work is called what? Power.
और यहां से पावर का यूनिट भी आ जाते हैं, दैट इज व्हाट, जूल पर सेकंड, विच इज इक्वल टू व्हाट, वाट। ये वाट के बराबर है, तो आपके पास 1 वाट बराबर आ गया व्हाट, 1 जूल पर सेकंड। लेकिन अगर हम पावर को देखें, पावर दो चीजों पर डिपेंड करती है। आपने वर्क किया, अगर आपने ज्यादा वर्क किया है, टेकिंग द टाइम कांस्टेंट, तो पावर ज्यादा होगा। अगर आपने वर्क किया है, कम टाइम में वो वर्क किया है, दो बंदे हैं, वो एक ही काम को डिफरेंट टाइम में करते हैं, जो बंदा टाइम कम लेगा तो उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पावर का टाइम के साथ क्या है, इनवर्स है, और पावर का वर्क के साथ क्या है, डायरेक्ट है। अगर हम इसको, इस पावर को लिखते हैं इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर पावर बराबर आ जाएगा mgh डिवाइड बाय व्हाट, टी। अगर आप अपने मसल के पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने कितना वेट उठाए हैं और कितने टाइम में, यू कैन फाइंड आउट व्हाट द पावर ऑफ योर मसल। पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर एक फार्मूला इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स एंड वेलोसिटी। और जब हम डॉट हटाते तो हम क्या लगाते, cos थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि जो पावर है ना, पावर ये डिपेंड करते हैं, ये जीरो भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, ये एक स्केलर है। तो जब हम पावर और हाइट का रेशियो लेते तो फिर वो इस तरह होगा, पावर P1 डिवाइड बाई P2, इधर आएगा H1 डिवाइड बाई H2, और टाइम के साथ आएगा T2 डिवाइड बाई व्हाट, T1। कभी कभार आपको हाइट देते हैं और टाइम भी देते हैं, मास सेम होता है, लोड सेम होता है, कहते हैं कि पावर का रेशियो मालूम करो। दो बंदे हैं जो एक ही लोड को सेम हाइट पे नहीं, डिफरेंट हाइट पे ले जाते हैं, टाइम भी डिफरेंट है, तो रेशियो ऑफ पावर मालूम करो। तो पावर ऑफ रेशियो आप यहां से मालूम कर सकते हैं। पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर आपने अभी लिखा, पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाई टी। m को अगर हम लिखते हैं इन टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वॉल्यूम, तो फिर आ जाएगा पावर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम gh डिवाइड बाय व्हाट, t। Here v is not the speed, v is the volume, rho is the density। ये आप तब यूज कर सकते कि एक आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल आपको कहेंगे कि एक मोटर को हमने लगाया, उसने 12 लीटर या 1200 लीटर वाटर को इतने हाइट तक ले गए एक टैंकी में, इतने टाइम में, फाइंड आउट द पावर ऑफ द मोटर। या आपके पास ये भी कह सकते हैं कि एक वाटर का पावर इतना है और ये 1200 लीटर की टैंकी कितने टाइम में फिल करेगी, तो फिर आप टाइम मालूम करें, पावर तो आपके पास क्यों नहीं, तो यहां से आप मालूम कर सकते हैं। फिर इसमें आप डिस्कस करते, पावर में आप डिस्कस करते इंस्टेंटेनियस पावर, which is equal to delta t limit time both, for example very short interval of time। तो फिर आप इंस्टेंटेनियस पावर को फिर आप इस तरह मालूम करते हैं,
फिर आप मालूम करते हैं एवरेज पावर विच इज टोटल वर्क डिवाइड बाय व्हाट, टोटल टाइम। फिर आप मालूम करते हैं यूनिफॉर्म पावर, वर्क डिवाइड बाय टाइम, सिंपल। और जब पावर यूनिफॉर्म होते हैं, पावर जब क्या हो, कांस्टेंट हो, पावर जब यूनिफॉर्म हो, तो आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी। फिर हमारे पास जो एवरेज पावर होता है और इंस्टेंटेनियस पावर जो होते हैं वो सेम होता है। फिर ये दोनों सेम बराबर होते हैं। फिर ये बराबर होते हैं। तो पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपने एक काम किया कितने टाइम में किया, तो जब आप वर्क के साथ टाइम की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फिर उस वर्क को आप वर्क नहीं कह सकते, फिर उसको आप कहते हैं पावर। फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर से रिलेटेड हम 3 टॉपिक्स पे एमसीक्यूज करेंगे। वर्क पे करेंगे, जो काइनेटिक और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है उस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे करेंगे, पावर। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि इन 3 टॉपिक्स पे कौन कौन से टॉपिक, वर्क हो गया, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला हो गया, पावर हो गया, एंड काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम पी। इसके ऊपर मैंने एरो का साइन पुट किया क्योंकि इट रिप्रेजेंट लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं 5-6 एमसीक्यूज इस पे सॉल्व करूं, इस तरह 5-6 इस पे और 5-6, ज्यादातर एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो इन 2 पे एमसीक्यूज आते हैं। पावर पे आते हैं और पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आज आप इस चैप्टर पे 50 एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो 30 इस पे सॉल्व करें, और जो 20 है या 15 एमसीक्यूज है वो वर्क और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन है उस पे सॉल्व करें, जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। बट दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर इंशाल्लाह इस पे कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो। मैं एमसीक्यूज का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह आप लोग को जो एमसीक्यूज में जो डिफिकल्टी आ रहे हैं इंशाल्लाह वो फिर हल हो जाएगा। तो वो चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सही है, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो वो मैं एमसीक्यूज का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपके एमडीकेट में ज्यादातर मैचिंग एमसीक्यूज वहां से आएंगे इंशाल्लाह, सही है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर, मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। तो फिर आप उस सीरीज को, अगर आप उस सीरीज को भी सही तौर पर फॉलो करें, उस पर प्रैक्टिस करें और वीडियो को आप कंप्लीट देखें, तो इंशाल्लाह आपको फिर एमसीक्यूज के सॉल्यूशन में कोई भी मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच।